बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अख्तर महमूद है और आप पॉडकास्ट पे डॉक्टर अख्तर महमूद देख रहे हैं। आज हम जिस पे डिस्कस करेंगे वो भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आपने शायद बहुत ही कॉमन देखा हो, फैमिलीज़ में पता था लेकिन डॉक्टर्स कार्डियोलॉजिस्ट के लिए स्पेशली बहुत कॉमन है, और वो है दिल की शरीयानों की मुकम्मल बंदिश के बगैर एंजाइना होना। इसकी अगर हम डेफिनेशन करें, अगर हम ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कैड इसको हम बोलते हैं, ऑब्स्ट्रक्टिव कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, जहाँ पे बंदिश 70% ज़्यादा हो, तो उसकी वजह उसमें फिर आप या तो स्टेंट करते हैं या फिर आपने बाईपास करते हैं या फिर दवाइयाँ तो खैर देते ही हैं। तो लेकिन ऑब्स्ट्रक्टिव कैड जिसको हम कहते हैं अपनी टेक्निकल टर्म में, वो 70% से ज़्यादा बंदिश को कहते हैं, लेकिन इट वाज ऑल पुराना, ये प्रीवियस है। अब ये कहते हैं कि अगर 50 to 70% भी है, बंदिश है और वो सिम्टम प्रोड्यूस कर रही है और उसकी वजह जो है वो आप उसको प्रूव कर सकते हैं फिजियोलॉजिकली या कुछ और टेस्टों से। याद रखिए, सिर्फ एंजियोग्राफी एक टेस्ट नहीं होता बंदिश को देखने के लिए, वो मैं आगे बताऊंगा, बहुत सारे टेस्ट होते हैं और उसकी वजह भी बताऊंगा कि एंजियोग्राफी क्योंकि सिंपलेस्ट, समझाना सिंपलेस्ट होता है लोगों को, टेस्ट बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग समझते हैं कि दिल की शरीयान की बंदिश या एंजाइना या हार्ट अटैक को देखने के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड दो है वो, लेकिन वो सिर्फ शरीयान की बंदिश बता सकता है। उसके अलावा शरीयान के जो मसाइल हैं उसके बारे में वो नहीं बताता है, एंजियोग्राफी नहीं बताती। उसके लिए कुछ और टेस्ट जिनको कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट कहते हैं या वो डेफिनेटिव टेस्ट होते हैं, उनके वो बताते हैं कि ऐसा क्यों है। उसकी वजह ये है कि इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि दिल की शरीयान जो है ना, वो कोई पाइप नहीं होता। दिल की शरीयान एक लिविंग ऑर्गन है, एक ज़िंदा चीज़ है जो कि सिकुड़ती है, डायलेट होती है, बढ़ती है, फैलती है। उसके अंदर एक स्पेशल लाइनिंग होती है जिसके अंदर से मुख्तलिफ़ चीज़ें निकलती हैं जो उसको कोई कंस्ट्रिक्ट करते हैं, यानी सुकड़ते हैं, उसकी वजह से सिकुड़ती है आर्टरी या फैलती है आर्टरी, या उसके अंदर क्लॉटिंग होती है, या उसके अंदर उसकी एजिंग भी होती है। मतलब वो अपनी उम्र के साथ जब उम्र ज़्यादा होती है तो वो थिक और मतलब है कि उसकी जो लचक है वो कम होती जाती है, और उसके अंदर जो कुछ चीज़ें होती हैं इसमें, जिसको हम कहते हैं जो सेल लाइनिंग है, उसकी अगर ख़राबी हो तो वो जो बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है जो जिसकी वजह से जो आर्टरी के अंदर ये सिकुड़ना, फैलना, क्लॉटिंग, वो सब मुतासर होती है। तो ये सिंपल पाइप नहीं है कि आपको एंजियोग्राफी पे हमने हमारे दोस्तों ने दिखाया या हमारे कोलीग्स ने दिखाया कि जी फ़लाँ आर्टरी देखें बंद है 70%, इसका स्टेंट डलेगा, अभी 70 से कम में उसको स्टेंट नहीं डलेगा। ये इतना सिंपल नहीं है, ठीक है। तो आज हम डिस्कस इसी बात पे करेंगे कि इनोका का क्या मतलब है कि इस्कीमिया यानी कि दिल की तकलीफ़ होना बग़ैर ऑब्स्ट्रक्शन के, और वो 50 से 70% के दरमियान भी हो सकती है, और नॉर्मल कॉर्नरीज मतलब बिल्कुल नॉर्मल में भी हो सकती है। एक इनोका टर्म होती है, एक मिनोका टर्म होती है। मिनोका ये है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है बग़ैर 70% बंदिश के साथ, इवन नॉर्मल कॉर्नरीज के साथ, नॉर्मल शरीयानों के साथ, और उसकी वजह कुछ वजूहात कुछ और होती हैं। तो एक तो अगर किसी की स्टेनोसिस है, तंग है, तो उसके तो एक तो वजह ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं। क्या ट्रेडिशनल रिस्क फैक्टर्स हैं? किसी को डायबिटीज़ है लॉन्ग स्टैंडिंग, किसी को ब्लड प्रेशर है, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, किसी फैमिली में हार्ट डिजीज़ है। उसके अलावा कुछ स्पेशल रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनकी मौजूदगी की वजह से दिल की बीमारी जो है वो कोलेस्ट्रॉल जो है ना जल्दी बनना उस आर्टरी को ब्लॉक कर देता है। स्मोकिंग है जो कि जल्दी एथेरोस्क्लेरोसिस करती है। तो कुछ ड्रग्स हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स जिनको हम ट्रेडिशनल फैक्टर्स कहते हैं, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल आर्टरी को बंद करना शुरू हो जाता है। उसके अलावा और ये सब चीज़ें, एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब यही कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाए और वो आर्टरी की बंदिश कर दे और ब्लड के बहाव को वो मुतासर करे। इसके अलावा वो जैसे मैंने पहले बताया, एंडोथेलियल डिस्फंक्शन, जो सेल की लाइनिंग होती है आर्टरी की, वो उसका डिस्फंक्शन की वजह से वो बहुत सारी चीज़ें सिक्रीट कम होना शुरू हो जाती हैं, या अगर सिक्रीट होती हैं या उसमें निकलती हैं तो वो उनका इतनी अच्छा मैकेनिज्म नहीं रहता, या वो जो सेल के खुलिए जैसे प्लेटलेट्स होते हैं उनकी क्लॉटिंग जो है, जो क्लॉट करते हैं उस जगह को, एबनॉर्मल क्लॉटिंग हो रही होती है। तो ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं जो कि उसके जो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आर्टरी 50% से या 70% से कम होने के बावजूद, ऑब्स्ट्रक्शन कम होने के बावजूद भी एंजाइना प्रोड्यूस कर सकती है। इसका क्राइटेरिया क्या है?
हम कब कहते हैं कि मरीज़ जो है ना उसको इनोका है, यानी कि दिल की शरीयानों का मसला ज़रूर है लेकिन शरीयानें मुकम्मल या 70% से कम बंद हैं। जब मरीज़ बार बार टिपिकल एंजाइना के फीचर्स के साथ प्रेजेंट करे, मरीज़ कहे कि जी मैं चलता हूँ तो मुझे दर्द होता है, जब मैं बैठ जाता हूँ तो ख़त्म हो जाता है, नॉर्मल मतलब टिपिकल दर्द हो, सेंट्रल चेस्ट पेन हो, जॉ में जाए, बाजुओं में जाए, रेस्ट पे कम हो जाए, चलने से बढ़ जाए, और वो तमाम चीज़ें जिसमें दिल की रफ्तार तेज़ होती है, ज़्यादा खाना खा के चलना, अप स्लोप उप चढ़ाई की तरफ चढ़ना, स्ट्रेस जहाँ पर दिल की रफ्तार तेज़ होती है, एक्सरसाइज, इन सब में दर्द हो, इसका मतलब है कि ये तो एंजाइना है। फिर उसको आप उसके टेस्ट करें, जैसे ईसीजी में चेंजेस आ जाएँ, रेस्टिंग ईसीजी में, या एंजाइना के चेंजेस, दिल की बीमारी के चेंजेस, या ईटीटी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, टॉलरेंस टेस्ट जिसमें मशीन पे चलाया जाता है, ट्रेडमिल की तरह पे या साइकिल पे चलाया जाता है, उसमें भी पता चले कि इसमें एंजाइना का एविडेंस आ रहा है। इसी तरह कुछ और टेस्ट होते हैं जैसे स्पेक्ट है, न्यूक्लियर स्कैन्स होते हैं, उसके अंदर भी यही देखा जाता है कि कहीं एंजाइना के फीचर्स तो नहीं आ रहे। इसी तरह एमआरआई है, कार्डियक एमआरआई है, स्ट्रेस कार्डियक एमआरआई है, और इसी तरह पेट स्कैन है, जो कि ये प्रूफ करें कि इनको एंजाइना तो ज़रूर है लेकिन दिल की शरीयानें मुकम्मल बंद नहीं है, ये 70% से कम बंद है। तो ये क्यों होता है कि लोग 70% से कम बंद होती हैं और फिर भी लोगों को दर्द, मतलब सीने में दर्द होता है? तो उसकी वजूहत वही है कि जो सेल लाइनिंग है मुतासर हो जाती है, प्लेटलेट एबनॉर्मल, जो आपकी जैसे अशनान ने बताया, एबनॉर्मल कोएगुलेशन, एबनॉर्मल क्लॉटिंग करता है। आपका एक सिस्टम है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जिसका मैंने पहले भी बताया, जो कि खुद ब खुद काम कर रहा होता है, जैसे दिल की रफ्तार बढ़ाना, तेज़ करना, कम करना, आपका जो इंटेस्टाइन है, जो है उसके अंदर खाना कैसे मूव करता है, डाइजेस्ट कैसे होता है, उसको हम तो नहीं कर रहे होते, वो खुद ब खुद हो रहा होता है, तो उसको ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। उसका डिसफंक्शन हो जाता है। अच्छा, अब इसकी प्रेवलेंस क्या है? कहते ये हैं कि इसकी प्रेवलेंस जो है ना, ये मतलब कि 50% औरतों में जहाँ पर वो एंजाइना के सिम्टम्स साथ आती हैं तो ये एनोका हो सकता है, यानी कि शरेआन बंद ना हो 70% ज़्यादा, और उसको दिल की बीमारी और उसको एंजाइना हो। और एनोका और मिनोका जो है ना, एंजाइना जिसमें हो इसको एनोका बोलते हैं, इसमें बताया, और हार्ट अटैक जिसमें हो उसको मिनोका बोलते हैं, और ये ओवरलैप करती है, मतलब ऊपर नीचे। किसी में अगर कार्डिक एंजाइम ज़्यादा है और एंजाइना है तो वो मिनोका बन जाएगा, और उसके टिपिकल चेंजेस अगर हैं हार्ट जो ईसीजी में आती हैं, और अगर उसमें कार्डिक एंजाइम जो कि दिल का अटैक बताते हैं अगर वो ज़्यादा नहीं है तो वो बेसिकली इस्कीमिया या एंजाइना बन जाएगा। पहले ज़माने में ना ये होता था कि हम एंजियोग्राफी करते थे, क्या करते थे, अब पेशेंट सिम्टोमेटिक होता था, वो कहते थे हम यार ये तो फॉल्स पॉजिटिव है, अच्छे तो बिल्कुल ठीक है, या तो बिल्कुल ठीक है, या 50% से कम डिजीज़ है, फिर इसको एंजाइना क्यों है, तो इसको एट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ये बताया जाता था कि ये तो बेसिकली जो है ये दिल की जो छोटी शरीयानें हैं इसको बोलते हैं माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़। माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ है, माइक्रोवैस्कुलर या छोटी शरीयानों में मसला है, इसकी वजह से बड़ी शरीयान में तो कोई मसला नहीं है। तो अभी माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ से ये होता तो है, लेकिन अकेली माइक्रोवैस्कुलर डिजीज़ इन्वॉल्व नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिसकी वजह से एंजाइना हो सकता है। और इनोका टोटली बिनाइन नहीं है। कहते ये हैं कि अगर इनोका के साथ डिजीज़ है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा है और 50-70% है, मुकम्मल बंद नहीं कर रहा, यानी कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कहते हैं 6 महीने के अंदर ये मरीज़ फिर जो है ना एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यानी कि दिल की तकलीफ के साथ फिर प्रेजेंट कर सकता है। चाहे आप उसको मतलब कह दें कि भी आपको दिल की क्योंकि स्टेंट की जरूरत नहीं है तो इसलिए कोई मसला नहीं है, बहरहाल दवाइयाँ तो देंगे फिर भी। और उसके अलावा ये है कि अगर किसको ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ है तो उसकी ऑल कॉज मोर्टेलिटी, यानी कि किसी भी वजह से परसेंटेज ऑफ मोर्टेलिटी, मरने का मरना, और उसकी जो कार्डिक स्पेसिफिक मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। कहते हैं कि 17% ऑल कॉज मोर्टेलिटी और 11% कार्डियोवैस्कुलर मोर्टेलिटी है। और जिनकी शरेयानें बिल्कुल नॉर्मल होती हैं और इनको एंजाइना होता है, ये भी बिनाइन नहीं है। उसके बारे में कहते हैं कि ऑल कॉज मोर्टेलिटी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10% बढ़ जाती है, और 6% जो है कार्डियोवैस्कुलर स्पेसिफिक मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अब इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि जो वो डिजीज़ जिन लोगों को जिसके अंदर हार्ट की शरेयानें ऑब्स्ट्रक्टिव हों, 70% ज़्यादा हों, जहाँ पे स्टेंट पड़ता हो, बाईपास होता हो, दवाई तो आप उसमें भी देते हैं, तो वो तमाम दवाइयाँ आप इनको देंगे, जिसमें स्टैटिन्स, कोलेस्ट्रॉल की दवाई, एस इनहिबिटर्स जो कि शरीर को खुला रखते हैं, स्पेशल दवाई होती है, और हर मरीज़ को जैसे यूजुअली हाइपरटेंसिव या वो डायबिटिक जो हाइपरटेंसिव उनको दी जाती है। और इसी तरह जो खून पतला करने की दवाइयाँ जैसे प्लेट जो एस्प्रिन होती है या क्लोपिडोग्रेल होती है, इस तरह की दवाइयाँ भी दी जाती हैं।
लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, यस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिसमें वेट रिडक्शन, सॉल्ट रिडक्शन और जो आपका खाने पीने का डाइटरी रिस्ट्रिक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये तमाम चीज़ें, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, वो तमाम दवाइयाँ जो आप उन लोगों को देते हैं जिनकी शरीयाने 70% ज़्यादा बंद है, और जो उसका जो उसमें ट्रीटमेंट जो स्पेशली जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ और कोलेस्ट्रॉल वाला मेडिसिन वगैरह वो सब देनी चाहिए। तो आज हमारा टॉपिक जो था वो ये था कि हम जब औरतों में एंजियोग्राफी करते हैं जो सिम्टोमेटिक होती हैं, चेस्ट पेन के साथ होती हैं, और जब एंजियोग्राफी करते हैं 70% डिजीज़ कम होती है या 50% होती है या बिल्कुल नॉर्मल होती है, तो हम उनको ये कह के रवाना कर देते हैं कि आपको कोई मसला नहीं है। देखिए, स्टेंट ना डलना या बाईपास ना होना का मतलब ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी तो है। अगर सपोज 50-70% है, उसकी वजह से भी सिम्टोमेटिक हो रही है, 70% से कम है, तो वो आगे बढ़ जाएगी, तो उसकी दवाई देना ज़रूरी है। 50% पे अगर पे ही डिजीज़ को उसको प्रॉब्लम हो रहा है पेशेंट को, तो उस पर भी दवाई देना ज़रूरी है, वो जो दवाइयों को जैसे जिक्र किया। और नॉर्मल कोरोनरीज में भी अगर वो पेशेंट टिपिकल एंजाइना के साथ है और उसके वो तमाम टेस्ट जैसे ECG, ETT या इनमें से कुछ टेस्ट, स्पेक्ट जो है या न्यूक्लियर स्कैन जो है या MRI है या पेट स्कैन है, अगर ये पॉजिटिव आ रहे हैं और ये प्रूफ कर रहे हैं कि इस पेशेंट को एंजाइना है और उसकी वजह आपको सिंपल मतलब एंजियोग्राफी पे नज़र नहीं आ रही, एनाटॉमिकल लीजन नज़र नहीं आ रहा, यानी कि आपको ये नहीं कंफर्म हो रहा कि यार ये आर्टरी बंद तो नहीं है लेकिन फिर भी एंजाइना हो रहा है, तो उसको आपने दवाई देनी है। ये मिनोका है जिसके अंदर माइकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक होता है, और कॉरोनरी की शरीयान की, दिल की शरीयान की ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़ नहीं होती। तो इसकी हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये कितनी एक प्रेवलेंट है, कितनी एक कॉमन है, और औरतों में कितनी कॉमन है। कहते हैं कि अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक या आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन पर ईयर वहाँ पे 1.4 मिलियन एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होते हैं। एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम यूँ समझें कि जिसके अंदर हार्ट अटैक होता है, और उसके अंदर औरतों की तादाद कुछ 6 लाख के करीब है, और उन औरतों में से 60,000 से 1.5 लाख औरतों को जो एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम होता है या हार्ट अटैक जैसी अलामात होती हैं, वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैड में, जहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, या नॉर्मल कोरोनरी में, उसकी वजह से होती है। अब अगर हम बात ये करें कि हम क्योंकि हार्ट अटैक पे बात करें, तो हार्ट अटैक के बारे में थोड़ा सा ये बताना ज़रूरी है कि हार्ट अटैक हम कहते किसको हैं। आम लफ्ज़ों में तो लोग कहते हैं सीने का दर्द हो गया तो हार्ट अटैक हो गया, या दिल की शरीयान बंद हुई तो हार्ट अटैक हो गया। हार्ट अटैक एक बाकायदा डेफिनेशन है जिसके अंदर 3 सबसे ज़रूरी चीज़ें देखी जाती हैं। क्या मरीज़ को सीने में दर्द है, टिपिकल दर्द, यानी कि ऐसा नहीं कि सुइयाँ चुभ रही हैं या किसी ऐसी जगह पर है जो कि या मतलब शोल्डर में है, नॉन स्पेसिफिक है, टिपिकल डिस्कम्फर्ट, दबाव की तरह हो, पैल्पिटेशन हो, घबराहट हो, सांस फूल रहा हो, सेंट्रल चेस्ट पेन हो, बाजुओं में जा रहा हो, जॉ में जा रहा हो, टिपिकल चेस्ट पेन हो, या ECG, और या तो नहीं बल्कि और इसके अलावा ECG चेंजेस हों जिसमें मुख्तलिफ चेंजेस आ सकती हैं, इस्कीमिया में भी और एंजाइना में भी, इस्कीमिया में भी और हार्ट अटैक में भी, और इसके साथ साथ दिल के वो एंजाइम्स जो कि हार्ट की इंसल्ट या इंजरी में बढ़ जाते हैं, कार्डिक एंजाइम्स, वो बढ़े हुए हों। इनमें से कम 2 चीज़ें होनी चाहिए, यानी कि मरीज़ को सीने में दर्द हो टिपिकल, और साथ में ECG चेंजेस हो, तो ज़्यादा चांस यही है कि हार्ट अटैक हुआ है। मरीज़ को चेंजेस ना हो लेकिन चेस्ट पेन हो और एंजाइम्स रेज्ड हो कार्डिक, तो इसका मतलब है एक ख़ास मकदार से ऊपर, इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है। मरीज़ को दर्द ही ना हो लेकिन उसकी ECG में चेंजेस हो और कार्डिक एंजाइम रेज हो, इसका मतलब है कि हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक मतलब इनमें से 2 चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए। तो जब हम इसको हार्ट अटैक डिक्लेयर करते हैं, हार्ट अटैक यूजली एक तो कॉमन टर्म है, हम इसको यूजली एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम्स कहते हैं, जिसके अंदर चेस्ट पेन या सीने के दर्द के अलामात के साथ साथ ECG चेंजेस या एंजाइम्स रेज्ड हों। यूजली इन तीनों कंडीशंस के अंदर एंजाइम्स रेज होते हैं। जहाँ पर हम ये कहते हैं ना कि चेस्ट पेन हो और ECG चेंजेस हों, टिपिकल ECG जिसमें हार्ट अटैक की चेंजेस हों, और एंजाइम्स आप ना कर सकें उस टाइम, क्योंकि एंजाइम्स को रेज होने टाइम लगता है, 4 से 6 घंटे लग जाते हैं, जो एक्चुअल यूजली किए जाते हैं। उसके कुछ जल्दी एंजाइम्स भी होते हैं, लेकिन यूजली जो हम ट्रोपोनिन्स करते हैं या CKMBs वगैरह करते हैं, वो 4 से 6 घंटे रेज होने में टाइम लगता है उसको रेज होने में। तो हम उस पर भी उसको हार्ट अटैक कंसिडर करते हैं कि अगर टिपिकल ECG में चेंजेस हो और चेस्ट पेन हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कि
क्योंकि हमने हार्ट अटैक डिस्कस करना है कि हार्ट अटैक की टाइप्स क्या होती हैं। जैसे मैंने बताया कि ये सब चीज़ें उनमें से एटलीस्ट तीनों चीज़ों में से 2 चीज़ें एटलीस्ट होनी चाहिए। लेकिन कार्डियक हार्ट अटैक की कुछ टाइप्स होती हैं जो 5 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो टाइप 1 है वो टिपिकल वो हार्ट अटैक होता है जिसके अंदर शरीयान के अंदर कोई क्लॉट बन जाता है, उसकी वजह कोलेस्ट्रॉल का प्लाक जो होता है अंदर टूट गया होता है, या कोई उस शरीयान के अंदर चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से वो टोटली उसको एक्लूड कर देता है, या आधा एक्लूड करता है, थोड़ी देर के लिए करता है, ज़्यादा देर के लिए करता है, और उसकी वजह से कार्डियक एंजाइम्स रेज हो जाते हैं। तो उसको हम कहते हैं टाइप 1। टाइप 2 ये है कि जो कॉमन है मिनोका में बेसिकली, कि जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड का इशू हो जाए। जैसे बहुत सिवियर एनीमिया है, बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो उसके अंदर भी कार्डियक एंजाइम रेज हो सकते हैं, चेस्ट पेन हो सकता है, ईसीजी में चेंजेस आ सकती हैं। इसी तरह हाइपोटेंशन, लो ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की एक्यूट रेज होने में या कम होने में, उसमें भी कार्डियक जो आपको एमआई हार्ट अटैक कंसिडर किया जाता है, उसके अंदर भी एंजाइम्स रेज हो सकते हैं। इसके अलावा रेस्पिरेटरी फेलियर अगर हो जाए, उसमें भी एंजाइम रेज हो सकते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने पहले बताया था, शरीयान जो है एकदम थोड़ी देर खुद ब खुद पिचक जाए, वेज़ोकंस्ट्रिक्शन इसको कहते हैं, तो ये भी इसमें भी कार्डियक एंजाइम्स रेज हो सकते हैं। अगर ज़्यादा देर के लिए होगा तो उसमें ज़्यादा एंजाइम रेज होंगे, बहुत ही थोड़ी देर के लिए भी रेज होगा तो उसमें कुछ ना कुछ एंजाइम रेज हो जाएंगे, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि आर्टरी कुछ देर के लिए बंद हुई थी और उसकी वजह क्लॉट नहीं था, आर्टरी की अपनी कोई ख़राबी थी। इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं कंडीशन हार्ट की, उनको हम मायोकार्डाइटिस कहते हैं। हार्ट का वायरल बैक्टीरियल कोई भी ऐसा इन्फेक्शन, उसके अंदर भी कार्डियक एंजाइम अगर एक्यूट हम सेटिंग में चेक करें तो वो रेज हो सकते हैं। तो ये टाइप 2 है, जहाँ पे जो उसके बेसिकली बॉटम लाइन देखें तो डिमांड एंड सप्लाई का मसला अगर हो, खून की मकदार ज़्यादा चाहिए हो और वहाँ पे सप्लाई कम हो रही हो, तो एंजाइम रेज हो सकते हैं। तीसरी जो टाइप है उसको ये है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हो और वो एक्सपायर हो जाए, मर जाए, और उसके अंदर एंजाइम्स करने से पहले, कार्डियक एंजाइम करने से पहले आपको ईसीजी में चेंजेस मिल जाएं। ईसीजी कीजिए, आपने ईसीजी में चेंजेस मिल गए, वो टिपिकल हार्ट अटैक की हैं, एंजाइना की हैं, या एक चीज़ होती है इसी में लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, उसको अगर पहली दफ़ा पुरानी ईसीजी कंपेयर किया जाए और पहली दफ़ा लेफ्ट बंडल आ जाता है और मरीज़ एक्सपायर हो जाता है और आपके पास कार्डियक एंजाइम्स करने का टाइम नहीं है, तो इट शुड बी ऑल्सो टेकन एज टाइप 3 हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफार्क्शन। तीसरी वैरायटी होती है, उसकी 2 टाइप्स हैं, जहाँ पर स्टेंटिंग की जाती है। जब पीसीआई होता है, स्टेंटिंग के अंदर अगर 20% देखा जाता है, 99 परसेंटाइल या 20% से ज़्यादा अगर एंजाइम रेज हो नॉर्मल से, तो उसमें कार्डियक इंसल्ट या इंजरी का मतलब, इसका मतलब है कार्डियक इंजरी हुई है, तो वो भी टाइप 4 के अंदर उसकी जो पहली टाइप है उसमें शुमार किया जाता है। ये भी हार्ट अटैक है। इसी तरह अगर स्टेंट डालते हैं और स्टेंट एकदम उसके अंदर क्लॉटिंग हो जाती है, उसको एक्यूट स्टेंट थ्रोम्बोसिस कहते हैं, तो उसके अंदर भी एंजाइम रेज होते हैं, तो वो भी टाइप 4 की सेकंड वैरायटी है। इस तरह 5वीं वैरायटी टाइप कार्डियक हार्ट अटैक की है, जिसके अंदर बाईपास हो पेशेंट को और एक ख़ास मकदार से ज़्यादा एंजाइम रेज हो जाएँ। थोड़े बहुत एंजाइम रेज होते हैं लेकिन एक ख़ास मकदार से ज़्यादा रेज हो जाएँ तो उसको भी हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो 5 इकसाम होती हैं हार्ट अटैक की। यूजुअली जो हम मिनोका देखते हैं वो हम देखते हैं टाइप 2 के अंदर। तो मिनोका फिर हम अगर उसको ब्रॉडली डिफाइन करें तो उसकी 2 तरह की वजूहत होती हैं। एक होती है नॉन कोरोनरी और एक होती है कोरोनरी। हम ये बात याद रखें, हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैड, 70% से कम डिजीज़, या नॉर्मल कोरोनरीज को डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली वैरायटी जिसमें नॉन कोरोनरी हो सकता है, वजह हो सकती है, तो उसमें डिमांड एंड सप्लाई, जैसे बात की वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो गई, पिचक गई आर्टरी, एंजाइम रेज हुए, हार्ट अटैक हो गया। इसी तरह सिवियर हाइपोटेंशन है, सिवियर हाइपरटेंशन है, खून की कमी है, रेस्पिरेटरी फेलियर है, इन सब के अंदर एंजाइम रेज हो सकते हैं। ठीक है, तो उसकी जो मैनेजमेंट है बेसिकली वही मैनेजमेंट है जो आपको हिस्ट्री मरीज बताएगा। जैसे कोकेन अब्यूज़र है, वो कहेगा जी कोकेन की हिस्ट्री होगी उसकी, तो आप उसको उसकी जो उसकी मैनेजमेंट है उसके हिसाब से ट्रीट करेंगे। वो मैं कभी कोकेन में जो कार्डियोवैस्कुलर वो होती हैं कॉम्प्लिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द डिजीज़। जैसे किसी को एनीमिया है सिवियर, तो एनीमिया ट्रीट करेंगे।
किसी को ब्लड प्रेशर है लो बहुत ज़्यादा तो उसको हाइपोटेंशन ट्रीट करेंगे, और इसी तरह किसी को हाइपर टेंशन है बहुत ज़्यादा तो वो हाइपर टेंशन ट्रीट करेंगे, रेस्पिरेटरी फेलियर को मैनेज करेंगे। इस तरह तो आप उन चीज़ों को एड्रेस करेंगे, उन चीज़ों को देखेंगे जिसकी वजह से कार्डियक एंजाइम रेज हुए हैं या हार्ट अटैक की अलामात ज़ाहिर हुई हैं, या उसके टेस्ट जो है उसमें कार्डियक एंजाइम्स रेज हैं और हार्ट अटैक डिक्लेयर हुआ है। एक डिजीज़ होती है टैकुसैबू, ये एक स्पेशल डिजीज़ है, ये जो अक्सर लोगों ने सुनी नहीं होती। बेसिकली इसमें ये है, ये सिवियर स्ट्रेस में स्पेशली ख़वातीन में एकदम हार्ट ना, उसका जो एपेक्स है, जो ऊपर का हिस्सा है, बेसिकली ऊपर तो नहीं नीचे का हिस्सा समझ लें, जो एपिकल हिस्सा है वो बलून कर जाता है और उसके अंदर भी एंजाइम रेज होते हैं। वजह हमें उसकी हिस्ट्री से पता चल जाता है, और मैनेजमेंट जो है या उसकी डायग्नोसिस जो है बेसिकली एकोकार्डियोग्राम देखेंगे आप, या एलवी एंजियोग्राम, लेफ्ट जो एंजियोग्राफी करते हैं उसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल का पंप देखते हैं, साइज देखते हैं, उससे पता चल जाता है। मैनेजमेंट उसकी टिपिकल हार्ट फेलियर वाली ही मैनेजमेंट है। उसके अलावा कार्डियोमायोपैथीज होती हैं। कार्डियोमायोपैथीज मुख्तलिफ तरह की हो सकती हैं। उन कार्डियोमायोपैथीज के अंदर भी एंजाइम्स रेस हो सकते हैं। कार्डियोमायोपैथी को की वजह, कार्डियोमायोपैथी का मतलब ये है कि हार्ट की कोई ऐसी डिजीज़ जिसके अंदर हार्ट का साइज़ किसी वजह से बढ़ जाए, हार्ट का मसल किसी वजह से नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ जाए और हार्ट की पंपिंग मुतासर हो, तो उसमें आप उनको कार्डियोमायोपैथी डिक्लेयर करते हैं। उसके अंदर एक्यूटली कार्डियक एंजाइम्स रेज हैं, तो उसको जो कंफर्म करने का तरीका है एकोकार्डियोग्राफी है, या आप कार्डियक एमआरआई कर सकते हैं। और मैनेजमेंट उसकी डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन के मुताबिक है, जैसे अगर हार्ट डायलेट कर गया है, बढ़ गया है, या पंप फेलियर हो गया है तो दवाइयाँ उस तरह देंगे। और अगर मसल की डिजीज़ है, मसल मोटा हो गया है, उसकी वजह से एंजाइम है तो उसकी दवाइयाँ देंगे। इसी तरह मायोकार्डाइटिस बेसिकली होते हैं एक्यूट, यूजुअली एक्यूट इन्फेक्शन। ऐसा है जैसे कोविड मायोकार्डाइटिस होता था कि हार्ट का पूरे हार्ट को कोविड ने इन्वॉल्व कर लिया और उसकी वजह से एंजाइम रेज हो गए, हार्ट का पंप मुतासर हो गया, तो उसमें भी उसकी ही स्पेसिफिक मैनेजमेंट की जाती है जिसकी वजह से वो मायोकार्डाइटिस हो रहा है। उसकी कुछ स्पेशल दवाइयाँ भी होती हैं और कुछ वो दवाइयाँ होती हैं जिसमें हार्ट फेलियर को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये होगी नॉन कॉरोनरी कॉजेज ऑफ मिनोका। ठीक है, दूसरी है कॉरोनरी कॉजेज। कॉरोनरी कॉजेज क्या है? जहाँ पे प्लाक था, डिस्टर्ब टूटा, वहाँ से डिस्टर्ब हुआ, तो क्लॉट बना। क्लॉट चाहे ऑक्लूसिव हो, पूरा बंद करे, आधा बंद करे, थोड़ी देर के बंद करे, ज़्यादा देर के बंद करे, उसमें एंजाइम रेज होते हैं। उसकी मैनेजमेंट जो है वो टिपिकल मैनेजमेंट है। अगर आप उस पेशेंट को ईसीजी देखेंगे, हिस्ट्री लेंगे, उसकी एंजियोग्राम करेंगे और आपको लगा कि यार इसमें बंद है और 70% से ज़्यादा बंद लग रही है, तो आप स्टेंट कर देंगे। बहुत सारे मनूवर होते हैं जहाँ पे क्लॉट को वो सक आउट कर सकते हैं, और अगर लगे कि ये तो 50% से ज़्यादा नहीं है तो उसमें स्टेंट नहीं डलता। इवन अगर जो है वो पेशेंट को एमआई हो, उसमें ज़ाहिर बात है जब आप 50% के लिए कोई स्टेंटिंग नहीं होती, ना कोई बाईपास होता है, तो उसकी मैनेजमेंट दूसरी दवाइयाँ जैसे खून पतला करने वाली दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स कुछ कहते हैं दवाइयाँ, एंटी एंजाइनल एंजाइना की दवाइयाँ, दूसरी बीटा ब्लॉकर्स समेत कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, ये दी जाती हैं। एक और जो कॉरोनरी कॉज होती है वो कॉरोनरी वेज़ोस्पैज़म होता है, और ये वही जैसे कोकेन अब्यूजर्स के अंदर वेज़ोस्पैज़म होता है। यूजुअली स्पैज़म खुद ब खुद कुछ देर बाद ठीक हो जाता है, लेकिन ऐसे मरीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ता है 10 से 12 घंटे। और अगर चेस्ट पेन ख़त्म ना हो रहा हो, कोकेन अब्यूज़र का जिसको हार्ट अटैक हुआ हो, और ईसीजी में चेंजेस वापस ना रिवर्स हो रही हैं, तो उनका मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली कैथ लैब में ले जाना ही है। और अगर उनका स्टेंट सपोज करना पड़ जाता है, वैसे तो अगर 50% से कम है, अगर सपोज आपको डिजीज नजर आती है 70% ज़्यादा, तब आप उनको स्टेंट कर सकते हैं। और यूजुअली बेयर मेटल स्टेंट किया जाता है, इसमें कोटेड स्टेंट नहीं किया जाता। जो डॉक्टर्स हैं उस बात को समझते हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बताया कि हार्ट जो है, हार्ट की शरियानें जो है वो पाइप की तरह नहीं होती, उनका अपने अंदर एक लाइनिंग होती है और वो उसका अपना एक फंक्शन होता है। अगर वो फंक्शन नॉर्मल से एबनॉर्मल हो जाए, जिसको हम एंडोथेलियल डिसफंक्शन कहते हैं, तो उसके अंदर भी ये सब कुछ हो सकता है। हार्ट अटैक जैसी सिचुएशन हो सकती है, और ये यूजुअली जो है वो आप कार्डियक एमआरआई और पेट स्कैन वगैरह से इसका पता लगा सकते हैं। इसी तरह माइक्रोवैस्कुलर चेंजेस, जैसे मैंने कल बताया था कि बड़ी शरीयान की डिजीज़ ना हो, माइक्रोवैस्कुलर छोटी शरीयान की डिजीज़ हो, उसके अंदर अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो भी पेट स्कैन और एमआरआई से पता चल जाता है। और उसका मैनेजमेंट वही है जो कि यूजुअल है, सिवाय इसके कि उसमें स्टेंट या बाईपास नहीं किया जाता। इसके अलावा शरीयान किसी ऐसे भी क्लॉट से बंद हो सकती है जो दिल के अंदर प्रोड्यूस ना हो, जैसे किसी शरीयान नीचे किसी आर्टरी में प्रोड्यूस हो
और वो एम्बलाइज कर जाए, यानी कि उधर से निकल के उसके अंदर फंस जाए, या दिल में सुराख हो और वेन से निकले और सुराख से होता हुआ दिल की शरीयान में फंस जाए, तो उसके अंदर भी वो क्योंकि क्लॉक कर देगा, बंद कर देगा, उसके अंदर भी हार्ट अटैक हो सकता है। और उसकी मैनेजमेंट उसी तरह है जो उसकी वजह है, जैसे इसमें एंटीकोएगुलेशन यानी खून पतला करने की दवाइयाँ, और वो जो जहाँ से क्लॉट निकला है उसको मैनेज करने का तरीका उसको मैनेज करते हैं इसी तरह आपको शायद इतना इल्म ना हो, लेकिन कुछ होती है स्पॉन्टेनियस डायसेक्शन। स्पॉन्टेनियस डायसेक्शन ये है कि आर्टरी एकदम चलते चलते शरीयान एकदम जो है वो चलते मतलब बहाव के साथ एकदम ही उसके अंदर कोई कट लग जाए, खुद ब खुद डिसेक्शन हो जाए, फट जाए, छोटी दिल की शरीयान बेसिकली। तो दिल की शरीयान इसको कहते हैं कि स्पॉन्टेनियस एओर्टिक डिसेक्शन। और इसका जो मैनेजमेंट है बेसिकली वही है सारा जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है दवाइयों के साथ, बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी देते हैं इसके अंदर। और ये हमें कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हमें पता चल जाता है कि डिसेक्शन उसके अलावा भी कोरोनरी एंजियोग्राफी के अलावा भी एक चीज़ होती है आईबस, इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड होता है, और एक और चीज़ होती है ओसीटी, वो भी आईबस की तरह की सी थोड़ी सी आगे की मिसाल है, जिसके अंदर दिल की शरीयान अगर डिसेक्ट होती है अंदर से तो वो उसके अंदर से बता देता है। जैसे आप एंजियोग्राफी देखते हैं सामने से, तो वो सामने नजर आ रहा होता है ना, आपने डाई मारी और कि यार ये इसमें डिसेक्शन है, या इसमें थ्रोम्बस है, क्लॉट है, या ये बंद हुई हुई है। तो इसी तरह हार्ट के अंदर ये कैमरा नहीं, कैमरा बाहर से है, आपने डाई दी, उस डाई को आपने शॉर्ट कैमरे से, फ्लोरोस्कोप से कैमरे से देखा, तो वो उसमें आपको नज़र आ गई कि इधर नैरोइंग है, ये बंद है। जो आईबस या ओसीटी की होती है वो समझ लीजिए कैमरा लगा होता है, वो कैमरा मतलब वो कैमरा अंदर जाता है और वो शरीयान के बारे में आपको अंदर से बिल्कुल और ज़्यादा अच्छी तरह बता देता है कि इधर थ्रोम्बस है, क्लॉट है, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, या डिसेक्शन हुई भी है, ये सारा कुछ बता देता है। तो बेसिकली तो हम डिस्कस कर रहे हैं मेनोका, और वो भी फीमेल्स में, लेकिन ये एक जनरलाइज बात भी मैंने बता दी आपको कि नॉन कॉर्नरी और कॉर्नरी कॉजेज़ की वजह से भी मेनोका हो सकता है। नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो शरीयान बंद नहीं है या शरीयान बिल्कुल नॉर्मल है। औरतों में ज़्यादा होता है, आदाद शुमार बताएं आपको कि औरतों में अगर अमेरिका में 6 लाख को हार्ट अटैक है, तो उसमें से 60,000 से 1.5 लाख तक बगैर ऑब्स्ट्रक्टिव कैट के या बंद आर्टरी के बगैर हो सकता है। एक बात याद रखिए कि ये क्योंकि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैट होती है, इसमें स्टेंट बाईपास तो होता नहीं, स्टेंट या बाईपास तो होता नहीं, इसमें दवाइयाँ ही दी जाती है। कई दफ़ा इसको बहुत ईजी लिया जाता है, और स्पेशली औरतों के केस में जैसे मैंने बताया, हम दुनिया भर की इवन डेवलप कंट्रीज़ में औरतों का एक्सेस टू मेडिकल थेरेपी या इंटेंट टू ट्रीट थोड़ा सा स्लो होता है। वो आप उसकी कोई भी वजह आप समझ सकते हैं, कोई भी वजह हो सकती है। बहरहाल ये एक डिसबैलेंस है इस मेल वर्ल्ड में कि औरतों को थोड़ा सा हम डायग्नोस करने में लेट होते हैं, उनको ट्रीटमेंट में भी लेट होते हैं। ट्रीटमेंट थोड़ा सा यूजुअली उतना अच्छा नहीं होता जितना मर्दों का होता है। इस पर कभी बाद में बात करेंगे इसकी क्या वजह होती है। कहते ये हैं कि अगर हम ऑल कॉज मोर्टेलिटी देखें एक्यूटली, कि ऐसे लोग मतलब ऑल कॉज मोर्टेलिटी का मतलब है कि क्या ऐसे लोगों में मोर्टेलिटी है, मर सकते हैं, यस। इनका परसेंटेज 1.1 एज कम्पेयर टू 3.2 है, जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव कैट होता है, जिसके अंदर शरीयान बंद होती है, और 12 महीने के अंदर इनकी तादाद बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू वो जिनको स्टेंट या बाईपास हो चुका होता है, क्योंकि इनको ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं दिया जाता, और ये समझा जाता है कि यार तो नॉर्मल कॉर्नरी है, इसमें इसका कोई मसला नहीं है। देखिए, अगर नॉर्मल कॉर्नरी के अंदर या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैट के अंदर जिसमें शरीयान बंद नहीं है, तब भी अगर हार्ट अटैक हो रहा है तो इसका मतलब है आगे हार्ट अटैक का फिर चांस है। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट जिसमें एंटीप्लेटलेट्स हैं, खून पतला करने वाली दवाइयाँ, बीटा ब्लॉकर्स हैं, एंजाइना या हार्ट अटैक को प्रोग्रेस करने से रोकने वाली दवाइयाँ, वो सब दवाइयाँ, उसके अलावा जो स्टैटिन है, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ, एंटी इंजाइनल नाइट्रेट्स दवाइयाँ, वो सब दी जानी चाहिए ताकि ये आगे होने का चांस ना हो। ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट है, स्टेंट बाईपास नहीं है बस, लेकिन वो तमाम चीज़ें, वो तमाम टेस्ट और तमाम इन्वेस्टिगेशन के थ्रू गुजारना चाहिए जिसमें हम उसकी एक्चुअल वजह जान सकें। पाकिस्तान में कार्डियक एमआरआई एक बहुत ज़बरदस्त टूल अब हर जगह पे अवेलेबल है, और बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम नहीं देख सकते थे वो देख सकते हैं। तो जब हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कैट की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ एंजियोग्राम पे डिपेंडेंट नहीं होते हम कार्डियक एमआरआई भी कर सकते हैं, हम पाकिस्तान स्पेक्ट भी अवेलेबल है, न्यूक्लियर स्कैन उससे भी देखा जा सकता है, पेट स्कैन भी कुछ जगहों पे अवेलेबल है, उससे भी देखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया आईवस और ओसीटी वो चीज़ें हैं जो कैमरा लगा के हम हार्ट की शरीयान के अंदर देख सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं।
तो आज का टॉपिक हमारा बेसिकली मोनोका स्पेसिफिक, तो हमने फीमेल के लिहाज से किया, लेकिन एक ऑल राउंड जनरलाइज मैंने व्यू आपको दे दिया कि शरीयान बंद ना होने के बावजूद भी हार्ट अटैक कैसे होता है और उस हार्ट अटैक को मैनेज करने का तरीका क्या है। ये जो पॉडकास्ट है ये हमारे जूनियर डॉक्टर्स वगैरह के लिए भी बहुत ही कारआमद होगी, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बेसिकली उस चीज़ को डायग्नोज और मैनेज करने का तरीका बताया गया है, जिसके बारे में कई दफ़ा हम इवन टर्शी के सेटिंग में पता नहीं कर पाते। ठीक है, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।